Hello students, how are you? I hope all of you are fine. आज की वीडियो में हम फिर से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज की वीडियो को समझने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आपने पिछले की वीडियोस देखी हों। ये सारी वीडियोस देखेंगे तभी एक सीक्वेंस बनेगा और आपको समझ में आएगा, और समझ में आना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो देखी भी जाती है। आज की वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने आपको हेनरी लॉ बता दिया था। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस तो पहले वीडियो में हुए थे, पिछली वीडियो में एप्लीकेशंस कवर हो गया था, मतलब हेनरी लॉ कंप्लीट हो गया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। पिछले में क्या था, हम सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे थे। आज जो टॉपिक है उसमें हम क्या करें, लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ सॉल्यूशन है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस किस तरीके से होते हैं हम वो जानेंगे। उसको जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, और इस टर्म्स इसलिए बताई जाती है ताकि आगे जब भी वो यूज़ हो आपको पता हो और आपको क्या वो समझ आए। वेपर प्रेशर, पहली टर्म हमारी क्या है, वेपर प्रेशर। अब नाम से ही क्लियर है, मैंने कहा था पहले कई बार बोला है मैंने, जब भी आपको कोई चीज़ समझनी है तो उसके नाम को समझने की कोशिश करो, तब आपको क्या डेफिनेशन समझ में आएगी। देन यू विल बी एबल टू डिफाइन दैट टर्म बट इन ए परफेक्ट वे। तो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, प्रेशर किसका, वेपर का। इट मीन्स बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जो आपको दिख रहा है बिल्कुल वही है। द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वेपर। अब प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है लेकिन किसी चीज़ के ऊपर हो रहा होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, तो हम लिक्विड की बात करेंगे मेनली। तो आपका ये लिक्विड है, जैसे आपका ये कंटेनर है कोई भी पर्टिकुलर, इसमें आपको क्या दे रखा है, लिक्विड दे रखा है। इस लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स का प्रेशर, मान लीजिए ये क्या है, वेपर है, इस लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स का प्रेशर लग रहा है विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, वो क्या है, इसका वेपर प्रेशर है। सो हाउ विल यू डिफाइन वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वेपर which is exerted on the surface of a liquid in equilibrium, which is in equilibrium with the liquid at a given temperature। वो क्या होता है आपका वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर है तो वेपर प्रेशर डिपेंड भी करेगा किसी चीज़ों पर, मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर आपका वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। सबसे पहली जो टर्म आती है उसमें कि ये डिपेंड किसके ऊपर करता है। अब वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से। लिक्विड की वजह से ही तो वेपर बनते हैं, सबको पता है ये बात, और लिक्विड की वजह से वेपर बन रहे हैं तो डिपेंड भी उसी के ऊपर करें, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। तो हम सॉलिड और सॉल्वेंट तो लेते ही कहते हैं ना, कि पहले भी बताया था कि हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। सॉल्यूशंस में अगर वो चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, किसी के ऊपर उसका डिपेंडेंस है, तो किसकी वजह से होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो उसकी वजह से होगा। तो यहाँ पर जो आपका वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहले तो नेचर ऑफ लिक्विड, कि आपका लिक्विड है कैसा। अब लिक्विड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। वेपर प्रेशर की बात हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि सारे लिक्विड का वेपर प्रेशर बिल्कुल एक जैसा होता है, क्योंकि लिक्विड अलग अलग है। लिक्विड अलग अलग टाइप के होते हैं, अल्कोहल, वाटर हो गए, इथेनॉल हो गए, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग लिक्विड होते हैं, उनके वेपर प्रेशर भी क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। दे हैव देयर स्पेसिफिक वेपर प्रेशर। क्यों होता है ऐसा, आप ये समझे, सारे लिक्विड एक जैसे नहीं होते। अल्कोहल, वाटर का एग्जाम्पल देने समझाने के लिए मैंने लिखा है, तो अल्कोहल और वाटर एक जैसा नहीं है, आपको ये बात पता है, क्यों नहीं है एक जैसा। अब ये देखिए, अल्कोहल में क्या होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा। कैसे होता है वेपर प्रेशर ज़्यादा, इसलिए होता है। अब वेपर प्रेशर ज़्यादा तब होगा जब वेपर ज़्यादा होंगे, और वेपर ज़्यादा कब बनेंगी, जब आपका वो लिक्विड वेपर बनाए। और लिक्विड वेपर कैसे बनाता है, जब उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर, मान लीजिए आपका ये जो लिक्विड है कोई ना कुछ होगा, मान लीजिए मैंने इथेनॉल ले लिया,
वेपर प्रेशर, क्योंकि हम अल्कोहल की बात, मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर मैंने कहा कि ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे है? ज़्यादा तब है जब ये वेपर बनाएगा, ये जो लिक्विड है वेपर कब बनाएगा, जब ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा, टूटेगा। और टूटेगा कैसे टूटेगा, जब आसानी से टूट रहा है, आसानी से वेपर बना रहा है। इसका मतलब ये दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इज वेरी वीक और वेरी स्मॉल, इसलिए वो वेपर बहुत ही आसानी से बना लेता है। और क्योंकि वो वेपर आसानी से बना रहा है और बहुत ही फास्ट स्पीड में एक अच्छे फेस पे बना रहा है, इसलिए उसका क्या है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है। और वही वाटर की बात ले लो, एज कंपैरिजन टू अल्कोहल, वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। आप ये भी रीजन दे सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन जाएगा आपका, दूसरी सब्जेक्ट का ही बन रहा है, इसका तो बनेगा नहीं। जैसे ये आपका वाटर है, इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे, ये भी कह सकते हो आप, जब तो वो टूटता नहीं है आसानी से, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, वो टूट नहीं रहा। इसके कंपैरिजन हम अल्कोहल से कंपेयर करें, ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टूटेगा नहीं तो वेपर नहीं बनाएगा, वेपर नहीं बना रहा आसानी से, तो उसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। क्लियर? ये तो थी फर्स्ट बात कि नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं, बहुत ही आसान सी चीज़ है, बहुत इजी एग्जांपल है, आप रोज देखते ही हैं। आप जब भी मान लीजिए आप वाटर बॉईल कर रहे हैं, उसमें वेपर्स बन रहे हैं, अब आप ये देखेंगे टेम्परेचर कम है तब उसमें वेपर ज़्यादा बन रहे हैं, फिर टेम्परेचर ज़्यादा कर दे जब उसमें वेपर ज़्यादा बन रहे हैं। बहुत ही इजी है, आपको पता है टेम्परेचर जब आप बढ़ा देते हैं तो उसमें वेपर्स बहुत आसानी से जल्दी बनने लगते हैं। क्यों बनने लगते हैं? वही बात जो पहले बताई थी, टेम्परेचर बढ़ाने से ब्रेक कोई भी बॉन्ड क्या हो जाता है, आसानी से टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है तो क्या बना देता है, वेपर बना देता है। तो ये था फैक्टर्स जिसके ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे करता है मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रोल्स लॉ। रोल्स लॉ इम्पॉर्टेंट माना जाता है किसके लिए, लिक्विड्स की, जब भी हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की। वैसे आपने गौर किया होगा, मैंने ज़्यादातर चीज़ों को इम्पॉर्टेंट ही बताया, क्योंकि मैंने इम्पॉर्टेंट ही चीज़ें ज़्यादातर क्या कर रखी है, बना के रखी है, इंपॉर्टेंट ही चीज़ें मैंने पढ़ी है। इंपॉर्टेंट तो एनसीईआरटी की एक लाइन वैसे इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं हर चीज़ को कह रही हूँ इंपॉर्टेंट, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके काम की नहीं है। हमारे रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब ये जानने के लिए रॉल्स लॉ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए वॉलेटाइल सॉल्यूशन क्या होता है। दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है आपका वॉलेटाइल और एक होता है आपका नॉन वॉलेटाइल। अब आप कैटेगराइज करोगे, वॉलेटाइल कैसे करोगे, नॉन वॉलेटाइल कैसे करोगे। वॉलेटाइल का मतलब होता है भाप बन के उड़ जाना। इसका मतलब है कोई भी आपका लिक्विड अगर वो वेपर बना देता है और वॉलेटाइल उड़ जाता है भाप बन के, तो उसे आप वॉलेटाइल कहते हैं। और कोई ऐसा लिक्विड जो वॉलेटाइल नहीं है, मतलब वो भाप नहीं बना रहा, वो वेपर्स नहीं क्रिएट कर रहा, तो वो क्या कहते हैं, वो नॉन वॉलेटाइल है। क्लियर? बहुत ही इजी सा था, समझ में आ गया होगा। अब रॉल्स लॉ पढ़ेंगे, पहले तो वॉलेटाइल के लिए और नॉन वॉलेटाइल के लिए अलग अलग है। वॉलेटाइल की बात कर रहे हैं तो वॉलेटाइल सॉल्यूशन होगा, मतलब आपका जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो वॉलेटाइल होगा इस केस में। ये क्या कहता है, आपको मेरी स्टेटमेंट सुननी है क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है न्यूमेरिक के फॉर्म में, ताकि आप लिखना खुद सीखें, आपको खुद समझ में आए कि कैसे डेफिनेशन तैयार करनी, फ्रेम करनी है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, for a volatile liquid solution at a given temperature, the partial vapor pressure of the component in the solution of a solution is equals to the product of partial vapor pressure of its pure component and mole fraction of the same component। समझ में है? मतलब ये कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, किसके लिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉलेटाइल सॉल्यूशन की। और आप यहाँ पे लिक्विड भी लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, लिक्विड लिखेंगे यहाँ पर।
solution at a given temperature T, the partial vapor pressure, ये क्या है, partial है, P for partial, तो आप इसे क्या कह सकते हो, partial vapor pressure किसका, of a component A B, जब हम लगाते हैं components के लिए A component B component, दो component होते हैं solid and solvent, तो हम A को हम solute कह सकते हो और B को क्या कहोगे आप, solvent कहोगे। तो पार्शियल, या फिर आप खुद देख लीजिए कि किसको आप ए कहोगे किसको आप बी कहोगे, हो भी सकता है ये गलत हो गया हो, कोई पार्शियल वेपर प्रेशर of the component of a solution is equals to the product of partial vapor pressure of pure component in the solution and its respective mole fraction। A के लिए लिखा था A का पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर की फॉर्म में, नॉट लगा दिया मतलब वो प्योर हो गया, उसमें किसी तरीके की क्या नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है। और x a यहाँ पर क्या है, x a यहाँ पर है मोल फ्रैक्शन, मैंने पहले ही बताया था x a x b ये क्या है, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करने के लिए यूज हुआ है। और b किसके लिए, दूसरे कंपोनेंट के लिए, अनदर कंपोनेंट के लिए रेडिकली b p नॉट ऑफ b x ऑफ b। हो गया क्लियर। अब जब आप टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे तो टोटल क्या निकलेगा आपका, pt, pd मतलब टोटल दोनों का निकलेगा pa प्लस pb। अब आप वैल्यूज पुट करें, p नॉट ऑफ a x ऑफ a प्लस p नॉट ऑफ b प्लस x ऑफ b। अब यहाँ पर आप x ऑफ a को 1 माइनस एक्स ऑफ b लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि x ऑफ, आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, x ऑफ a प्लस x ऑफ b इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से x ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स ऑफ b। वैसे आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप x ऑफ b की जगह पर 1 माइनस एक्स ऑफ a भी रख सकते हैं, दोनों ही बातें सही होंगी। और सॉल्व कर इसको, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो पक्का आता ही होगा, और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस क्लास में तो मैथ्स भी आता ही होगा, मैथ्स के स्टूडेंट तो पक्का ही होंगे। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर x ऑफ b सेम आ रहा है तो यहाँ से कॉमन ले लो, p नॉट ऑफ a, मैंने एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, p नॉट ऑफ a प्लस क्या कॉमन आ रहा है, x ऑफ b कॉमन आ रहा है, तो उल्टा कर रही हूँ मैं, p नॉट ऑफ b माइनस p नॉट ऑफ a। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये किसके लिए था, आपका वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए रॉल्स लॉ था। अब एक ग्राफ आता है इसके ऊपर, मतलब ऐसे ही एक ग्राफ है किसके लिए, वोलेटाइल सॉल्यूशन के रॉल्स लॉ के लिए, मैं यहाँ बना रही हूँ। ये है जैसे आपके पास, जब आप यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पर हम ग्राफ बना रहे थे, ये आपका ग्राफ है, इसको ऐसे ही छोड़े फिर देखिए कैसे बना है। P नॉट ऑफ A के लिए जब हम क्या करेंगे, एक सेकंड, P नॉट ऑफ A के लिए इधर ध्यान रखें, जब आपका x ऑफ A इक्वल्स टू 1 होगा इस इक्वेशन में, जब आपका यहाँ नहीं कह सकते, यहाँ पे तो x ऑफ A है ही नहीं, यहाँ पर लो, यहाँ पर वहाँ तो सॉल्व किया है। x ऑफ A जब आपका 1 होगा और x ऑफ B जब आपका 0 होगा, तब ये वाला ग्राफ, ये लाइन ऐसे चलेगी आपकी, समझ में आ गई ये वाली लाइन कैसे बनी। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, इस साइड हम क्या करेंगे, x ऑफ b को 1 लेंगे और x ऑफ a को 0 लेंगे, तब आपकी ये वाली लाइन बनेगी। तो ये किसका हो गया, ये p नॉट ऑफ a के लिए है और ये p नॉट ऑफ b के लिए है, और इन दोनों के को मतलब दोनों के लिए जब हम ज्वाइन करेंगे इसको तो हमारे पास पार्शियल टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये x को मतलब मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है। तो ये किसके लिए था, ये रॉल्स लॉ था किसके लिए, वोलेटाइल सॉल्यूशन, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन के लिए था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट के साथ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करके भी वीडियो देख सकते हैं, रोक रोक के देख सकते हैं। अब तो आपके हाथ में ही है वीडियो पूरा, कोई लाइव क्लास तो है नहीं, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे नॉन वोलेटाइल के लिए।
नेक्स्ट हमारा रोल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट याद रखो क्योंकि हम यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेंगे, उधर वॉलेटाइल लिया था, यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल लेंगे और इसलिए पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाता था, वॉलेटाइल हो जाता था। रोल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल, रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन having non-volatile solute says that the vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent. A यहाँ पे किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। सॉलिड और सॉल्वेंट बराबर बोलते हैं तो इसलिए सॉलिड पहले बोल देते हैं। x ऑफ A मतलब मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। समझ में आया, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। रोल्स लॉ for a non-volatile solute in a solution says that the vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent. क्लियर हो गया। अब जैसे हमने उसमें थोड़ी सी न्यूमेरिक करी थी ना, थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन करी थी, इसमें भी करेंगे, इसमें तो और भी इजी है। अब यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है इसको हम नॉट से पी नॉट ऑफ ए की बात करें तो इससे अब आप देखेंगे तो ये चीज़ पिछले वाले से, वॉलेटाइल वाले से एक जैसी लग रही है। उसमें मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले तरीके से नहीं बताया था, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था, तो और उस हिसाब से ट्रीटमेंट बताई थी, तो आप इस तरीके से भी उसको एडजस्ट करके देख सकते हैं। तो PS इज इक्वल्स टू मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। कर सकते हैं। अब ये जो P नॉट ऑफ A है इसको यहाँ डिवाइड में कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया x A। अब दोनों को 1 में लेस कर दो, इसको सॉल्व करेंगे हम, ये क्या आएगा, एलसीएम लेके P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ S डिवाइडेड बाय P नॉट ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस x ऑफ A किसके इक्वल होता है, x ऑफ B के इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि x ऑफ A प्लस x ऑफ B इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आपको पता है इसके नीचे 1 है, मैंने जो ऊपर बात लिखी है उसको हम यूज करेंगे। 1 की जगह पे मैं x ऑफ A प्लस x ऑफ B लिख सकती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मींस सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नहीं लिख रहा हूँ, स्टेप कौन स्टेप। अब देखिए x ऑफ A और x ऑफ B, x ऑफ A क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और x ऑफ B सॉल्यूट का है मोल फ्रैक्शन। तो हम सॉल्यूट की मात्रा क्या लेते हैं, हमेशा कम लेते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज स्मॉल एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इस केस में हम सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो हम नियरली इक्वल्स टू 1 लेंगे। क्यों लेंगे, नहीं नियरली इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि हम